नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीएच पर। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। सुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बिहार में आप लोगों ने वोट चोरी को पूरा एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है और धीरे धीरे वो परकोलेट कर रहा है, दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया से लेके जमीन तक पे दिखाई दे रहा है कि ये सवाल उठना शुरू हो गया है। लेकिन चुनाव आयोग बार बार ये बात कह रहा है कि जो बीएलओज हैं उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आज तो मैंने देखा कि चुनाव आयोग अब सीधे जनता से सवाल पूछेगा। इसके पहले आज तक मैंने यही सुना था कि चुनाव आयोग से सवाल पूछे जाते थे और वो जवाब देते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वो जनता से सवाल पूछेगा। हो सकता है कोई वेबसाइट वगैरह लॉन्च करें, ये सारा कुछ करें। आप इन सब चीजों को कैसे देखती हैं? आपको, आपके दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार अशोक जी। मुझे ऐसा लगता है आजाद हिंदुस्तान में पहली बार वोट के साथ इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है और बार बार सामने आ रहा है। और मैं 30 सेकंड लेकर थोड़ा सा इस पर दो चीजें विस्तार से बोलना चाहती हूँ। जब बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटका के महादेवपुरा का सबूत देकर बताया कि कैसे एक ही विधानसभा में 1,02,50 वोट बढ़ गए और उसके चलते पूरा चुनाव नतीजा बदल गया। 7 जगहों पर एक कैंडिडेट ने लीड किया और 8वीं विधानसभा में वो हारकर चुनाव हार गए। उससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो गई थी। लोगों के मल्टीपल जगह वोट थे, एक एड्रेस पर कई जगह कई लोगों के वोट थे, 8x10 के कमरे में 80-80 लोगों के वोट रजिस्टर थे। तो एक बात ये आने लगी कि इसी का इलाज तो एसआईआर है। सही बात है, इसका इलाज एसआईआर है, लेकिन बिहार में जो ये कुतर्क दिया जाता है, बिहार में तो एसआईआर के बाद जीवित लोग मृत, मृत लोग जिंदा हो रहे हैं और एक एक घर में एक नहीं 200-200, 500-500 लोग रजिस्टर हो रहे हैं। तो एसआईआर करने का एक वक्त होता है, उसमें समय लेती है कोई भी संस्था। और एसआईआर अगर 1-1.5 साल 2 साल पहले किया जाए तो उस पर क्या आपत्ति है, लेकिन एसआईआर जबरन करके लोगों को मार डालना, जिंदों को जीवित कर मृत कर देना, ये कुछ बातें अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती हैं। और जो हमारा संविधान है वो एक व्यक्ति एक वोट का उस नींव पर टिका हुआ है। और अगर वो बिल्कुल। नींव हिल जाएगी तो मुझे लगता है दिक्कत है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 1 घंटा 24 सेकंड की ज्ञानेश कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चुनाव आयोग की कलई और खोल दी। उनके पास एक भी डायरेक्ट सवाल का जवाब नहीं था। एक के बाद एक सबूत उनके सामने दिए गए थे, उनका किसी का जवाब नहीं था। और मुझे लगता है कि जब संस्थाएं पॉलिटिकल पार्टीज का फ्रंटल बन के काम करती है तो वो अपनी साख ऐसे ही गवा देती है। बिहार ही क्या, देश के कोने कोने से अब एक के बाद एक चीजें सामने आ रही है। राजस्थान से सामने आ रहा है मामला, मध्य प्रदेश से सामने आ रहा है, उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है। किस तरह से वोटों की धांधली की जा रही है, इसकी सबसे बड़ी जो अच्छाई रहेगी वो ये रहेगी कि जो प्रत्याशी है वो अपने वोटर लिस्ट को जबरदस्त तरीके से देखेंगे और लोग और सजग होकर अपना नाम दाखिल कराएंगे और अगर कट गया है तो उसको फिर से उसमें अपनी गणना कराएंगे। लेकिन आपत्तियां क्यों नहीं दर्ज कराई गई? चुनाव आयोग ने बताया कि सिर्फ 10 बीएलओज ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, सीपीआई या सीपीएम के। बाकी किसी पार्टी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इसके पीछे क्या है? ये पूर्णतः कुतर्क है। ये पूर्णतः विषय से विषयांतर करने की बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, मैं पुलिस के पास जाऊं और कह दूं मेरे यहां चोरी हुई है और पुलिस पलट के कहे कि आपका गार्ड सोता रह गया इसलिए आपके यहां चोरी हुई, तो आप कार्रवाई करिएगा या नहीं करिएगा? ये कुतर्क है, पहली बात। लेकिन मैं इस कुतर्क में भी सत्य यहां पे दे देती हूँ। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने तमाम कंप्लेंट्स करी है। ये किस बीएलओ की बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग के अंतर्गत ही बीएलओ आते हैं। वही बीएलओ तो है जिनकी तमाम हमारे साथियों ने यूट्यूब पर और कई मीडिया के साथियों ने दिखाए वीडियो, जो अपने दफ्तरों में, अपने घरों में बैठकर सबका सिग्नेचर कर करके लिस्ट बना रहे थे। तो ये इन्हीं बीएलओ से, मतलब बिल्ली से दूध की रखवाली करने को कहा जा रहा है। ये क्या कुतर्क की बात है? चुनाव आयोग के ऊपर इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और इसीलिए मेरा मानना है कि चुनाव आयोग जो अपनी जिम्मेदारी में विफल हुआ है और उसके सामने अगर कोई सबूत आए और अगर वाकई में वो निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता तो वो कहता है ये अच्छे सबूत है, ये सही बात है, वोटर लिस्ट में धांधली है और हम इसकी कार्रवाई करेंगे। बजाय वो करने के चुनाव आयोग धृष्टता कर रहा है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीतिक लोगों पर छीटाकशी कर रहा है, टिप्पणी कर रहा है। चुनाव आयोग का क्या काम है? एक काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कराना। आपको किसने हक दिया? आप तो नाक रगड़ते रह गए वहां पर कि 65 लाख लोगों का नाम नहीं बताएंगे, अंततोगत्वा आपको नाम बताना पड़ा।
अंततोगत में आपको रीजन भी बताना पड़ रहा है, इसका मतलब आपके पास सब कुछ तैयार था, आपने रीडेबल मशीन रीडेबल लिस्ट भी लगाई, तो बाकी जगहों की क्यों नहीं लगा रहे? और किस किस तरह के कुतर्क दिए गए अशोक जी? आपके घर पे भी बेटी है, हमारे घर पे भी लड़की है, मैं खुद महिला हूं, मतलब महिला की प्रिवेसी भंग हो जाएगी इसलिए हम वोटर का वीडियोग्राफी नहीं दे सकते। इससे बड़ा कुतर्क आजाद हिंदुस्तान में किसी आईएएस अधिकारी के मुंह से सुना गया है? मतलब औरतें हंस रही और कह रही हो जाने दीजिए, हमारी प्रिवेसी भंग, दीजिए वहां पर डेटा। किस तरह की बेवकूफी की बातें की गई? अब तो मीडिया में रही हैं, अगले दिन जब अखबार में खबर छपती है चुनाव के, तो कुछ मीडिया का मुझे कई बार लगता है पॉलिसी भी है और अच्छा भी है, अच्छा लगता है देखने में। महिलाएं जो कतार लगा के वोटिंग के लिए रहती हैं, वही तस्वीरें दी बिल्कुल। जाती हैं, अक्सर वही तस्वीरें आती हैं, उसके बावजूद जी हाँ। प्राइवेसी। अब तो खैर प्राइवेसी का मामला डिग्री तक पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री की डिग्री पर भी प्राइवेसी की बात हुई है। एक बड़ा मुद्दा सवाल ये दिखाई दे रहा है कि विपक्ष अचानक एक दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले की, अगर महीने भर पहले की बात करें, तो ये आ रहा था कि इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है, केजरीवाल तो लगभग बाहर ही हो गए थे। अभी एकदम अचानक से चीजें गैल्वेनाइज हुई हैं, पूरा विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है। स्टालिन आज वहां पे गए हुए हैं, अखिलेश भी शायद जाने वाले हैं, हेमंत सोरेन साहब भी शायद जाने वाले हैं। तो आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बीजेपी को छोड़ के हर आदमी के जहन में सवाल है कि ये जो गड़बड़ी हो रही है ये कहां तक हो रही है, और ये वजह हुई है विपक्षी एकता की? मैं इसका दो जवाब दूंगी। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की एकता कहीं चली गई थी। मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है या जो विपक्ष है वो मुद्दों पर साथ आता है, और चाहे वो संविधान का मुद्दा 2024 का हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो कास्ट सेंसस का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों पर हम मूलतः एक साथ रहे। और आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर, मुझे लगता है बीजेपी के बहुत सारे लोगों के मन में भी ये सवाल चल रहा है कि क्या ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, क्या ये वोट चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री है। असलियत यह है कि और मैं कोई सोशल मीडिया को मापदंड नहीं मानती हूं, लेकिन एक बैरोमीटर है पब्लिक ओपिनियन को नापने का। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वोट चोरी की चर्चा हो रही है, स्पेशली ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां यंग लोग हैं, इंस्टाग्राम पे, जो मूलतः माना जाता है कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहां पर चर्चा हो रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं लोग, जिस तरह से लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे देश का एक डेमोक्रेटिक डीएनए है, और उस डेमोक्रेटिक डीएनए के साथ जब जब भी कोई खिलवाड़ करेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। और बिल्कुल हम सब लोग इस मुद्दे पर साथ हैं। आज स्टालिन जी आए, उनके आने से मजबूती मिली, और बिल्कुल आपकी जानकारी सही है, हेमंत सोरेन जी, अखिलेश यादव जी भी आएंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया जी वहां पर आएंगे, सुक्खू जी आएंगे, रेवंत जी अभी होकर गए हैं। हम सब लोग जब जब मौका मिल रहा है और जब हमारे शेड्यूल्स परमिट कर रहे हैं, वहां पर जाने की कोशिश में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे एक बात ये कहनी जरूरी है कि कई बार जब कोई चीजें होती हैं तो शायद हम ये समझ नहीं पाते कि वो कितनी बड़ी चीजें हैं। आज ये जो वोट चोरी का मुद्दा बना हुआ है, ये शायद क्योंकि हम और आप इस पर बात कर रहे हैं, टीवी डिबेट्स हो रहे हैं, कुछ कुछ बातें हो रही हैं, हम शायद इसकी विराटता को अभी आंक नहीं पा रहे। लेकिन आज से 6 महीने बाद जब हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे कि कैसे वोट जरूरी है और क्यों वोट जरूरी है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं महाराजगंज से हूं, और अभी मैं कुछ दिन पहले थी वहां पर, और एक जो लोगों के मन में संशय है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। वो संशय है कि अगर वोट चला गया तो फिर तो आप नागरिक हैं या नहीं, इस पर ही सवाल उठ जाएगा 326 आर्टिकल के अंतर्गत। तो फिर आप नागरिक ही नहीं है, फिर क्या आपके पुरखों की जमीन पर बन आएगी बात, फिर क्या आपको डिटेंशन कैंप में भेजेगा। इस तरह का भी लोगों के मन में संशय है, और मुझे लगता है वो संशय सही है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, मानसिक रूप से ठीक है, और आप 18 वर्ष से ज्यादा की आयु के हैं, तो कोई रीजन नहीं है कि आपका नाम काटा जाएगा या आपका नाम वहां नहीं होगा। और इतने प्रवासी मजदूर बिहार के जिनके नाम कट गए, उनके मन में ये संशय है कि क्या कल को उनका राशन कार्ड, क्या कल को उनके पुरखों की जमीनें, क्या कल को उनके जो बाकी हक है वो छिन जाएंगे। और इस मामले में सारा विपक्ष एकजुट है, और विपक्षी नहीं, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के जो अपने घटक दल है, उनके मन में भी कहीं ये संशय, ये सवाल, ये दुविधा जरूर है। बांग्लादेशियों के मामले में तो हुआ, जिनको बांग्लादेशी कहा गया, अब कई केस ऐसे आ गए कि यहां से आपने बांग्लादेशी बना के भेज दिया, और बांग्लादेश में वो बेचारे जेल में पड़े हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेशी वो है नहीं, वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हिमंता जिस तरह से आसाम में कर रहे हैं वो हो ही रहा है। तो नागरिकता तो जाहिर तौर पर खतरे में पड़ी है, और केवल एक ही तबके की नहीं है, इसको अक्सर हिंदू मुसलमान से देखा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आसाम को लेकर आप लोगों की क्या और तैयारी है? उसमें इस पर कुछ और गर्भवती सवाल है महिलाओं तक मेरे। को नहीं छोड़ा गया है। 6-7 महीने जी की बिल्कुल। गर्भवती महिलाएं भी जो बॉर्डर पर जिनको छोड़ा गया, और उनके पास आज कोई देश नहीं है रहने के लिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है, जिस
इसके बारे में शायद उतनी चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये डिबेट पूरी तरह से बाइनरी कर दिया है बीजेपी ने, हिंदू मुस्लिम वर्सेस कर दिया। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटेरियन, एक मानवीय त्रासदी भी है। सॉरी, आप कुछ पूछ रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं चाह रहा था कि आप ही बोले आसाम को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है, क्योंकि अभी जो सिटीजन्स फोरम वहां गया था उसकी रिपोर्ट में पढ़ रहा था, और भी लगातार रिपोर्ट आ रही है। अभिसार के ऊपर केस कर दिया गया क्योंकि उसने आसाम का सवाल उठाया। आसाम को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आसाम का केस वाकई बहुत पिकुलियर होता चला जा रहा है। जी हाँ, मुझे लगता है कि आसाम को लेके हम बहुत आश्वस्त भी है, लेकिन बहुत कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। गौरव गोगोई जी को वहां का अध्यक्ष बनाना एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ है हमारे लिए। वहां के मूलतः है, वहां की बातों को समझते हैं, आंख में आंख डाल के हेमंता से लड़ते हैं, डरते नहीं है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग है असम की अस्मिता और हेमंता के खिलाफ भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए, और वो किसी से डरते नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी था कि ऐसा व्यक्ति जो आंख में आंख डाल के और पूरी निडरता से सवाल पूछ सके, वो लीड करे हमारी यूनिट को वहां पर, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और जहां तक असम की बात है, मुझे लगता है कि असम के मुद्दों से भटकाने के ये सारे प्रयास है। हेमंता जब चुनाव के मुहाने पर असम आएगा और जब वो लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने कितना हिंदू मुसलमान किया, आपने कितनी अमित शाह की चाटुकारिता करी, आपने कितने नफरती बयान दिया, आपने असम में कितनी नौकरियां बनाई, आपने असम की महिलाओं के लिए क्या किया, आपने असम के यूथ के लिए क्या किया, और उस पर उनका स्कोर निर्बटा सन्नाटा है। उन्होंने सारा जो समृद्धि थी वो अपनी पत्नी, अपने घर, अपने बच्चों और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए करी। मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं है कि असम की ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई होटल नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर उनके परिवार की दखल अंदाजी और हिस्सेदारी ना हो। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्योंकि असम में मामा मामी वो कहे जाते हैं, तो मामी के ऊपर बड़े सारे आरोप लगे हुए और लोग उसकी खुलकर बात कर रहे हैं। असम एक इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, और इसलिए इंटरेस्टिंग चुनाव होगा क्योंकि हिंदुस्तान सब कुछ सहता है। बहुत देर तक आप हमारे डीएनए के साथ खिलवाड़ करिए, हमारी फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश करिए, तो वो नहीं सहता। और मुझे लगता है हेमंता को असम ही सबक सिखाएगा। एक ऐसा चुनाव है जिसके लिए हम बहुत आश्वस्त हैं, बहुत गंभीर है। और वो आपको चाहे वो जितेंद्र सिंह जी हो जो वहां के प्रभारी महासचिव हैं, या गौरव गोगोई जी हो, या बाकी हमारी जो टियर 2 लीडरशिप है वो हो, बहुत फोकस है असम पे। जब बिहार पे लौटते हैं, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने यह साफ साफ नहीं कहा है कि तेजस्वी आपके मुख्यमंत्री होंगे। कोई संशय मुझे है या लगता है कि फिर? नहीं, संशय की बात नहीं है। हम राजनीतिक दल के लोग हैं और राजनीतिक दल में घटक दल एक दूसरे की बिल्कुल बात करते हैं। चुनाव हो रहा है और मुझे लगता है कि चुनाव में जरूरी है कि हम एकजुट होकर ये चुनाव लड़े, बड़े तौर पर बिहार के मुद्दों को उठाएं, और बिहार के एसआईआर के अलावा भी जो पलायन का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जिस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार और जिस तरह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, वो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं बिहार के, और हम उस पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसी पर अपना पूरा फोकस केंद्रित रखने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी जी बड़े नेता है, पहले भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये मन भेद या उस तरह की बात नहीं है। विधायक, हमारे यहाँ एक प्रथा है कि विधायक मंडल तय करता है, और बिल्कुल जीत कर जब लोग आएंगे और हमारी सरकार बनेगी तो वो लोग तय करेंगे। सीट शेयरिंग आप लोगों ने फाइनल कर ली है? क्योंकि कई बार वहां मामला बिगड़ता है सब कुछ होने के बहुत बाद। हद तक हमें कुछ आइडिया है कि हम लोग किन सीटों पर लड़ेंगे, और राजद और बाकी हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, वीआईपी पार्टी या लेफ्ट, वो किन पर लड़ेगा। बहुत हद तक एक मिली जुली और एक साझी समझ है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, अभी ऑलरेडी स्क्रीनिंग कमेटी की 3 बार वहां पर बैठक हो चुकी है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है हम लोग सीट पर भी बात करेंगे, और किन सीटों पर कौन सा उम्मीदवार उतारा जाए उस पर भी जरूर चर्चा होगी। आपने स्क्रीनिंग कमेटी की बात की। इमरान भाई स्क्रीनिंग कमेटी में हैं, और उनका एक बयान ओवैसी को लेके जो उन्होंने दिया कि एनडीए से वो बाहर आ गए, उसके बाद काफी बवेला मचा हुआ है। ओवैसी इस बार शायद चाहते थे आपके गठबंधन में जाना, उनको ना लेने का कोई खास कारण? मुझे लगता है कि आप बीजेपी के साथ और कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं चल सकते हैं। आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीति एक वक्त पर नहीं कर सकते हैं। आपको अपना पक्ष चुनना होगा, और असलियत यह है कि पिछले साल के चुनाव में, जब पिछली बार बिहार में चुनाव हुआ था, तो वो किसके कहने से क्यों लड़े थे और उनके लड़ने से किसका नुकसान हुआ था, ये सर्वविदित है। मैं उस बातों को दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी ने जो बात कही है उससे किसी हद तक बहुत ज्यादा सहमत हूं।
आखिरी जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो सुप्रिया श्रीनेत से पूछ रहा हूँ, जिनका इकोनॉमिक्स पहला प्यार हमेशा दिखाई देता है। उनको कोई ट्विटर भी फॉलो करेगा तो समझ में आ जाएगा, और आप जर्नलिस्ट भी उसी फील्ड की रही हैं। टैरिफ्स लगे हैं, मेरी भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हुई है। कल से मैं स्वदेशी स्वदेशी सुन रहा हूँ। इसके पहले चाइना वाला जब मामला हुआ था, फिर स्वदेशी किया जा रहा था। स्वदेशी से इंपोर्ट कम किया जा सकता है, टैरिफ का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? और स्वदेशी की जो परिभाषा दे रहे हैं पीएम कि काला गोरा कोई भी धन हो, डॉलर लगे पाउंड लगे, सुजुकी कब से हमारा स्वदेशी का थियरिस्ट हो गया या स्वदेशी में कैसे फिट हो गया? ये टैरिफ वाले मामले पे मैं आपकी एक टिप्पणी चाह रहा हूं बिना सवाल के। मैं एक्चुअली टैरिफ पर थोड़ा सा पहले टैरिफ पर बोलकर फिर स्वदेशी पर जरूर बोलूंगी। टैरिफ पर बोलना देखिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो 50% टैरिफ आज सुबह 9:30 बजे से हिंदुस्तान पे लगा है, इससे करीब करीब हमारी जीडीपी का 1% कम होगा, जिसका करीब करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए। हमारा एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट अधिया जाएगा जो यूएस को होता है। 18% हमारा टोटल एक्सपोर्ट्स यूएस को जाता है, हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और हमारे कई सेक्टर, उसमें टेक्सटाइल है, उसमें कपड़े हैं, उसमें स्टील एल्यूमिनियम कॉपर है, उसमें श्रिम्प है, उसमें फर्नीचर है, उसमें डायमंड गोल्ड है, मशीन है, कार है। कई ऐसे सेक्टर हैं जो बड़े जॉब जनरेटिंग सेक्टर्स होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा। कहीं पर 1% टैरिफ था, आज वो 51% हो गया। कहीं पर 9% था, आज वो 59% हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि बजाय डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के, कल मैं सुन रही थी कोई कह रहा था कि कपड़े के क्षेत्र में करीब 5 करोड़ लोग काम करते हैं और 5% ही वहां पे कमी होगी। 5 करोड़ के 5% लाखों की संख्या है। और ऑलरेडी खबरें आ रही है कि तिरुपुर में, सूरत में, गुड़गांव में मशीनें और काम ठप पड़ गया है क्योंकि डिमांड नहीं है और इतना टैरिफ पे वो काम नहीं कर पा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है। पहला नैरेटिव तो ये चलाया जा रहा है कि इससे अमेरिका का बर्बाद हो जाएगा, हमें क्या करना है भाई, अमेरिका बर्बाद हो या आबाद रहे, हमारे देश में क्या हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं है। दूसरा ये नैरेटिव जो आपने कहा पेडल किया जा रहा है कि स्वदेशी है। अगर यही ट्रेड डील मोदी जी ने कम पर नेगोशिएट कर ली होती तो इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता, उनकी फॉरेन पॉलिसी का उत्कृष्ट नमूना कहा जाता। अब इसी को क्योंकि वो नहीं कर पाए तो गोल पोस्ट चेंज करके आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात की जा रही है। मैं स्वदेशी की पक्षधर हूं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं हो सकता कि जितनी हमारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी हो उतना अच्छा है। लेकिन एक ये भी सच है कि हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं। एक ये भी सच है कि चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो या आईटी सर्विसेज हो या जेम्स एंड ज्वेलरी हो, इन सबका एक बड़ा मार्केट यूएस है। एक ये भी सच है कि अगर यूएस का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में इस तरह की डिमांड नहीं है डोमेस्टिक इकोनॉमी में कि वो उसको फुल्ली अब्सॉर्ब कर सके। एक ये भी सच है कि अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे नाक बहुत सिकोड़ते हैं और उनको अगर आप डोमेस्टिक से रिप्लेस करना चाहते हैं तो ना आपके पास वो संसाधन है, ना आपके पास वो क्वालिटी है, और वो बहुत हाई कॉस्ट पर होगा। तो ये एक इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है, इसमें इस तरह की बेतुकी बातें करना मुझे लगता है बेमानी है। मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में आपको ग्लोबलाइज वर्ल्ड ऑर्डर में जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी खूबियां हैं, जो आपकी स्कोरिंग पॉइंट्स है, उस पर एक्सपोर्ट होना चाहिए और जहां पे आपको जरूरत पड़े वहां पर इंपोर्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य कि मुझे फर्क नहीं पड़ता रुपया काला हो या गोरा हो, ये बहुत अचंभित करने वाला वक्तव्य है। मतलब प्रधानमंत्री क्या एक तरह से काले धन को मान्यता दे रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि काला धन हो या ठीक धन हो? ये तो 15-15 लाख लाने की बात करते हैं। दुबई टाइप की इकोनॉमी बनाने की बात है, कैसा भी पैसा लेके आओ। एग्जैक्टली, कैसा भी पैसा लेके आओ। मुझे लगता है कि पैसे से ज्यादा द कलर एंड द नेचर ऑफ मनी मैटर एज मच। और हम एक तरफ तो डिजिटल इकोनॉमी की, डिजिटाइज क्लीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का पैसा हो। तो मुझे लगता है इंडियन इंडस्ट्री को एक हद तक कंफ्यूज करने का, एक हद तक उनको यूएस की मनमर्जी पर छोड़ देने का काम किया। और आज बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ये नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार करने का क्या फायदा हुआ, इन सब का जिम्मेदार कौन है? और एक बड़ी बात अशोक जी जिस पर चर्चा नहीं हो रही है और मैं चाहती हूं कि आप इस बात को अपने शोज पे जरूर कहिए और करिए, वो ये है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाते वक्त जब होमलैंड का ऑर्डर आया तो उन्होंने कहा कि हम रशियन इंपोर्ट की वजह से ये टैरिफ लगा रहे हैं। इस रशियन ऑयल इंपोर्ट का हिंदुस्तान की आम जनता को क्या फायदा हुआ? आपने 30 लाख करोड़ बचाए, एग्जैक्टली इसका किसको फायदा हुआ? हिंदुस्तान की आम जनता को तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ बड़े पूंजीपतियों को फायदा हुआ, लेकिन जब झेलना है बेरोजगारी, जब इससे हमारे इन्वेस्टमेंट पर, हमारी ग्रोथ पर प्रहार होना है, तो वो आम जनता झेलेगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातों पर बिना चर्चा किया आप टैरिफ अलोन पे चर्चा नहीं कर सकते। और अभी भी
कहीं पर ये एफर्ट नहीं है कि हम कुछ भी करके बेटर रेट। और एक बात जो नहीं कही जा रही है वो ये भी है, ट्रंप, बहुत सारे लोग सरकार में कह रहे हैं ट्रंप तो ऐसा ही है, ट्रंप ऐसे ही होंगे, ट्रंप से चाइना तो 30% पे ले आया, बांग्लादेश 35 पर ले आया, वियतनाम 20 पर ले आया, फिलीपींस 19 पर ले आया, हम क्यों 50% पे रह गए भाई? पाकिस्तान 18 पे ले आया। एग्जैक्टली, पाकिस्तान तो चलिए मैं कहती हूँ फिर भी छोटी इकोनॉमी, लेकिन जो हमारे एक्सपोर्ट कंपेटिटर्स है वो हमसे आधे से भी कम पर है। आपकी जो जिसको कहते थे बिजली की तरह केमिस्ट्री और माय फ्रेंड डोनाल्ड और उनके लिए कारपेट बिछा देना, लाल कालीन बिछा देना, उसका फायदा क्या हुआ इस देश को? आपने अपना तो माहौल बनाया, ये आपने मेरे देश का भी तो माहौल बना दिया। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की विदेश नीति की, सरकार की कॉमर्स एंड इकोनॉमिक नीति की बड़ी विफलता है। लेकिन अभी भी बजाय उस पर फोकस करने के एक काउंटर फ्लॉड नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि स्वदेशी है। चलिए स्वदेशी की बात कर ही लेते हैं। जितनी चीजों का आप इंपोर्ट करते हैं, यहां पर स्मार्टफोन बनाने के लिए 90% चीज इंपोर्ट होती है। कहां से आएंगी ये 90% चीजें? जो अमेरिका से आप इंपोर्ट करते हैं उसका क्या खामियाजा भुगतेगा? आप अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो आपका माल कहां जाएगा? ये सब जो बातें हैं ना कि हम 40 देशों से बात कर रहे हैं, ये एक लॉन्ग पीरियड के लिए चीजें हैं। शानदार। तो खैर मीडिया ये कोशिश करता रहेगा। आप कल बिहार, बिल्कुल आप ये सोचिए अशोक जी कि 42वीं बार ट्रंप ने बोला, और ट्रंप ने तो कल बहुत कुछ बोला। उन्होंने बोला कि मैंने कहा 24 घंटे में बंद करो। जी हाँ, उन्होंने बोला 42 बार में उन्होंने बोला कि मैंने बोला 24 घंटे में, उन्होंने 5 घंटे में बंद कर दिया। और आज भी भारत सरकार की ओर से ट्रंप का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। ऐसा क्या डर है भाई? हम भी 140 करोड़ की इकोनॉमी है, 18% हमारा एक्सपोर्ट वहां पर होता है। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका बिना इंडिया के फंक्शन कर जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए उसको हमारी जरूरत है। ग्लोबल साउथ ईस्ट एशिया में उनको हमारी जरूरत है। हम एक बिग पावर है इन द ग्लोबल साउथ, और हम मतलब बोल ही नहीं पा रहे, ट्रंप का नाम ही नहीं ले पा रहे। ये कौन सी बात? खैर आप कल बिहार जा रही हैं और मेरी शुभकामनाएं। बिहार देख के आइए, वहां की जमीन, ढेर सारे पत्रकार भी हैं, और लौट के आइए तो एक बार फिर हम आपसे चर्चा करेंगे कि बिहार में कैसे क्या चल रहा है। अभी आपका बहुत समय नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।